करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया किसकी है, यह जवाहरलाल नेहरू की कृति है। अगला कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, सिंधी में, गुरुमुखी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूं, पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी को जो है देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहते हैं। कौन सा लिपि है जिसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, खरोष्टी, ब्राह्मणी, मोडी या नागरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि भी कहा जाता है, सिंधु काल की, वैदिक काल की, गुप्त काल की या मौर्य काल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु काल की लिपि को चित्रकाल लिपि भी कहा जाता है। अगला है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, 8, 12, 18, 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ठीक है, आपको बताना है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है, 19, 27, 64, 89। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 89। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। ठीक है, आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी या ब्राह्मणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वह ब्राह्मणी है। अगला है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु, बांग्ला, मराठी या तमिल। देखिए भारत की सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तीसरी, वह हो गई है तेलुगु है, बन गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। ठीक है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु। चोल शासकों की भाषा जो थी वह थी तमिल थी। ठीक है, आपको बताना है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, 50%, 40%, 45% या 55%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40%। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय भाषाओं से हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, मलयालम, तमिल, तेलुगु या बांग्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्ला बोली जाती है हिंदी के बाद। अगला प्रश्न यहाँ पे कि गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है। ठीक है, गोवा की जो राजभाषा है वह कौन सी है, कोंकणी, गुजराती, मराठी या पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोंकणी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि गोवा जो है पुर्तगालियों के अधिकार से कब आजाद हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है कि कौन सी भाषा देव भाषा है, हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत जो है देश भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा देव भाषा है, संस्कृत हो गया देव भाषा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है। तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी भाषा थी भारत की, वह संस्कृत थी, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, ब्रिटेन में, यूएसए में, फ्रांस में, भारत में। तो सबसे अधिक भाषाओं वाला देश जो है अपना देश भारत है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में, हैदराबाद में, वाराणसी में, उज्जैन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 1900 ईस्वी में, 1988 में, 1999 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, 1988 में हुई थी, यही क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, पहली में, सातवीं में, छठी में और चौथी में, आपको बताना है। तो जो नवोदय विद्यालय में दाखिला होता है वह छठी कक्षा में होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, जर्मनी में, भारत में, इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी।
अगला कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन यहाँ बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता, कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, यह जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, इज्जतनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इज्जतनगर। ठीक है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करें तो वह जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, वह देहरादून में स्थित है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनबाद में। भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, धनबाद में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडल आयोग कब नियुक्त किया था। सैडल आयोग की नियुक्ति की थी ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए, बताना है कि कब किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता है। ठीक है, उर्दू को, अरबी को, तुर्की को, फारसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्दू को कहा जाता है रेख्ता। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, तमिल को। भारत की तमिल भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश के एकमात्र जो है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। आपको बताना है कि अपने देश में केवल एक ऐसे राज्य है जहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी ही वहाँ की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। अगला निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, म्यांमार की, मॉरिशस की, सिंगापुर की, इंडोनेशिया की। आपको बताना है तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो तमिल एक प्रमुख भाषा है वह सिंगापुर की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या है। देखिए त्रिपुरा की राजभाषा की बात करें तो वह बांग्ला है। क्या है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है, बांग्ला है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया है, जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी, सलमान सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, प्रतिमा पुरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में इसका राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो भारत में। ठीक है, कितने डाकघर आपको बताना है कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर स्वतः किस राज्य में स्थित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। वह कौन सा है जहां से 6 से शुरू होता है, वह केरल का कोड है। अगला कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 0222। ठीक है, दिल्ली का है 0111। अगला कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, दादू ने, तुलसीदास ने, रामानंद ने, कबीर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामानंद ने किया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था, 1907 में, 1880 में, 1882 में या 1884 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली जो है शुरू किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1859 में, 1854 में, 1882 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1854 में भारत में डाक टिकट सबसे पहले जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, बस्तर में। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहरादून। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए या सभी के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा जस्ता के लिए। राजस्थान की जो स्थित जावर की खान है वह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, आप ध्यान रखिएगा। अगला कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में है? ग्रीक में, पाली में, तेलुगु में या तमिल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिल में। किस भाषा में है? तमिल में है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार में, संसदीय सरकार में, अधिकारवादी सरकार में या राष्ट्रपति सरकार में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसदीय सरकार में विधायिका को किससे कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, सूरसागर का, रामायण का, महाभारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कराया है। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।